असदुद्दीन ओवैसी के कुछ समर्थक इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि इस भारत में कौन माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द कर देगा। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है तो असदुद्दीन ओवैसी कौन से खटाल का मवेशी है। इंतजार करो ओवैसी। देश की संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले ओवैसी की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग करते हुए वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन जी ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत की है। उम्मीद है जब ओवैसी सांसद नहीं रहेगा तो लोकतंत्र के लिए बड़ा सुखद दिन होगा। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 25 जून मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता ग्रहण की। अन्य सांसदों को भी प्रोटेम स्पीकर ने ही सदस्यता दिलाई। तमाम नवनिर्वाचित सांसदों को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदस्यता दिलाई। सभी ने अपने अपने अंदाज में शपथ ग्रहण की। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शपथ ग्रहण के दौरान कुछ ऐसा कहा जो अब विवाद की वजह बना हुआ है। दरअसल AIMIM चीफ ओवैसी ने शपथ लेने के बाद आखिर में जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। ओवैसी के नारे के बाद सत्ता पक्ष ने जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि हंगामे के बाद प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि ने इसे रिकॉर्ड से हटाने का आदेश दिया। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के शपथ का सिर्फ मूल पाठ ही रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। इस बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दरअसल वकील विष्णु शंकर जैन ने मंगलवार रात को बताया कि AIMIM सांसद ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसमें मांग की गई है कि ओवैसी को संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित किया जाए। विष्णु शंकर जैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी जानकारी देते हुए कहा, हरिशंकर जैन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। जय फिलिस्तीन के नारे पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी नेताओं ने इसकी निंदा की है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि संसद में असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिया गया जय फिलिस्तीन का नारा गलत है। यह सदन के नियमों के खिलाफ है। वे भारत में रहते हुए भारत माता की जय नहीं कहते। उनकी टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर ओवैसी ने संवाददाताओं से कहा, अन्य सदस्य भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। यह कैसे गलत है, मुझे संविधान के प्रावधान बताए। आपको यह भी सुनना चाहिए कि दूसरे क्या कहते हैं। मुझे जो कहना था वह मैंने कहा। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था, यह पूछे जाने पर कि उन्होंने फिलिस्तीन का उल्लेख क्यों किया। उन्होंने कहा वे उत्पीड़ित लोग हैं। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा उन्हें फिलिस्तीन के उल्लेख के बारे में कुछ सदस्यों से शिकायतें मिली है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता जो अपने 5वें कार्यकाल के लिए हैदराबाद सीट से चुने गए हैं, उन्होंने उर्दू में शपथ ली। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। संविधान के अनुच्छेद 102D में कहा गया है कि अगर कोई संसद सदस्य किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा जताता है तो उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। इस नियम के तहत विदेशी राज्य फिलिस्तीन के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को अनुच्छेद 102D के तहत अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। AIMIM सदस्य असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ लेने के तत्काल बाद सदन में ही जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। सबसे पहले उन्होंने जय भीम बोला, फिर जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। सवाल उठता है कि यह नारा लगाने के बाद क्या ओवैसी को दोबारा शपथ लेनी होगी या वह लोकसभा के लिए अयोग्य हो जाएंगे। हैदराबाद लोकसभा सीट से सांसद और AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा संसद भवन में फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी का मामला तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन ने ओवैसी के खिलाफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर ओवैसी को अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि ओवैसी ने लोकसभा में शपथ लेते वक्त जय फिलिस्तीन भी कह दिया था, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। आइए जानते हैं राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में क्या कुछ कहा गया है। वकील हरिशंकर जैन ने 25 जून को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अयोग्य घोषित करने की मांग की।
उन्होंने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के तहत शिकायत की। आइए जानते हैं इस शिकायत की प्रमुख बातें। पत्र में कहा गया है कि फिलिस्तीन एक विदेशी राज्य है और भारत का कोई भी नागरिक उस राज्य के प्रति निष्ठा का पालन नहीं कर सकता। पत्र में कहा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 102 किसी भी व्यक्ति के लिए संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्यता का प्रावधान करता है यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या पालन की स्वीकृति के अधीन है। शिकायत के अनुसार असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ लेने के तुरंत बाद यह दिखाने के लिए नारा लगाया कि वह उस राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं। यह बेहद गंभीर मामला है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत की संप्रभुता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए संविधान का अनुच्छेद 102(1)(d) किसी शख्स को संसद का सदस्य बनने से रोकता है अगर वह व्यक्ति किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखता हो। पत्र में यह भी कहा गया है कि ओवैसी द्वारा संसद में दिया गया नारा देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। यह बेहद गंभीर मुद्दा है जिस पर तत्काल ध्यान देने और उचित कार्यवाही की आवश्यकता है। राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में मांग की गई है कि असदुद्दीन ओवैसी को एक विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा रखने और जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(d) के तहत अयोग्य घोषित किया जाए। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत ओवैसी की अयोग्यता के संबंध में भारत के चुनाव आयोग की राय पर विचार करने की भी मांग की गई है। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। स्पीकर बनते ही कांग्रेस पर भड़क उठे ओम बिरला, उड़ा डाली कांग्रेस की धज्जियां। असदुद्दीन ओवैसी जी एक मिनट बोलना, एक मिनट प्लीज बैठिए बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वह बैठ जाए करें। यह मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी जी सर। यह तो बस आज ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। स्पीकर जब खड़ा हो जाता है तो माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाया कीजिए। यह मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर ना पड़े। तेवर देख लो, इस बार सदन चलने देना वरना रेले जाओगे। बीजेपी सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। ध्वनि मत के बाद ओम बिरला के नाम का नए स्पीकर के तौर पर ऐलान हुआ। पीएम मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव के अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं ने ओम बिरला को बधाई दी। स्पीकर पद के लिए ओम बिरला को एनडीए गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया था। उनके सामने इंडी गठबंधन ने के सुरेश को उतारा था। ओम बिरला को ध्वनि मत से स्पीकर चुन लिया गया। विपक्ष ने इस दौरान वोटों का बंटवारा भी नहीं करवाया। उसके बाद ओम बिरला ने कार्यभार संभाल लिया। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने ओम बिरला की मीठी मीठी मुस्कान का जिक्र किया था। हालांकि बुधवार को कार्यवाही के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब ओम बिरला नाराज दिखे। लोकसभा स्पीकर चुने गए ओम बिरला ने कार्यभार संभालने के बाद आपातकाल को याद किया। उन्होंने आपातकाल के दिनों में हुए अत्याचार पर लोकसभा में 2 मिनट का मौन भी रखा। इस दौरान विपक्ष के सांसद शोर मचाते रहे। ओम बिरला ने कार्यभार संभालने के बाद 1975 में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की निंदा की। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा, यह सदन 1975 में देश में आपातकाल लगाने के निर्णय की कड़ी शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया, संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। स्पीकर ओम बिरला ने आपातकाल के दौरान किए गए अत्याचारों के पीड़ितों पर संवेदना जताई। उन्होंने कहा, आपातकाल के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर की गई मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। यह सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल के दौरान न्यायपालिका और नौकरशाही पर भी हमला किया था।
उन्होंने कहा कि संविधान में इस दौरान जबरन संशोधन किए गए थे और उनके जरिए कांग्रेस सारी शक्तियां इंदिरा गांधी के हाथ में लाना चाहती थी। ओम बिरला ने आपातकाल के दौरान अत्याचारों के कारण मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करने के लिए सदन में 2 मिनट का मौन रखने का भी आह्वान किया। इस दौरान भाजपा समेत सभी पार्टियों ने मौन रखा, जबकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां हल्ला मचाती रही। विपक्षी दलों ने इस मौन में भाग नहीं लिया। आपातकाल को लेकर एनडीए सांसदों ने सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों ने इस दौरान बैनर पोस्टर भी पकड़े हुए थे, जिन पर लिखा था, ना भूलेंगे, ना माफ करेंगे और ना दोहराने देंगे। इसको लेकर संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अकेले ही आपातकाल लगाने का निर्णय ले लिया था, हम ऐसा दोबारा कभी होने नहीं देंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने मंगलवार को तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और दिल्ली शराब घोटाला मामले में उनका बयान दर्ज किया। सीबीआई को कथित तौर पर बुधवार को केजरीवाल की जमानत पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति भी मिल गई। माना जा रहा है कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। यह मामला ईडी द्वारा गिरफ्तारी से जुड़ा है, लेकिन अब सीबीआई भी उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। तो यह साफ है कि अरविंद केजरीवाल को भी सलाखों के पीछे ही रहना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाश पीठ के जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने आदेश पारित करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजों और तर्कों का उचित मूल्यांकन नहीं किया था। हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह बहुत ही असामान्य बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत का आदेश पढ़े बिना ही केजरीवाल को जमानत देने के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले केजरीवाल को सीबीआई अदालत में पेश किया जाएगा। जांच एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि वे आज मामले में केजरीवाल को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार कर सकते हैं। इस मामले पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया है। उन्होंने आप नेताओं सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह को बीजेपी के बजाय कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने का सुझाव देते हुए कहा कि जिस मामले पर सीबीआई काम कर रही है वह कांग्रेस ने दर्ज कराया था। उन्होंने कहा सीबीआई इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पहले भी पूछताछ कर चुकी है। मनीष सिसोदिया को भी सीबीआई ने इसी मामले में गिरफ्तार किया है। सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह को कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि जिस मामले पर सीबीआई काम कर रही है वह कांग्रेस ने दर्ज कराया था। उन्हें राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि जब उन्होंने चुनाव के लिए गठबंधन किया था तब उन्होंने अपनी शिकायत वापस क्यों नहीं ली थी। क्या संजय सिंह चाहते हैं कि जांच एजेंसियां उनके हिसाब से काम करें? बता दें कि केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी थी और 2 जून तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। उसके बाद 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी थी, जिस पर जमानत आदेश जारी होने से पहले ही 21 जून को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। संसद में आज नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को पटकनी दे दी। लोकसभा स्पीकर के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला विजयी हुए हैं। ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन्हें आसन तक लेकर पहुंचे। इसी मौके पर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी एक्शन में नजर आए। उन्होंने सबसे पहले ओम बिरला को बधाई दी। इसके बाद उन्होंने पीएम मोदी से भी हाथ मिलाया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। बता दें कि परंपरा रही है कि सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए सांसद को उनकी सीट से लेकर अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर जाते हैं। सांसद ओम बिरला को जब अध्यक्ष चुना गया तो इसके बाद प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष राहुल गांधी उनकी सीट तक गए। इस दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी ने भी हाथ मिलाया। यह एक ऐतिहासिक पल था। सदन में इस नजारे ने सभी सांसदों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में
कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया है। बुधवार को एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने मामले में पक्षकार बनाने के लिए दी गई अर्जी खारिज कर दी है। मामले में अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। दरअसल कर्नाटक के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह पर एक अपमानजनक बयान दिया था। इसी बयान से आहत होकर सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। मामले में राहुल गांधी बीती फरवरी को सुल्तानपुर के दीवान न्यायालय में पहुंचे थे, तब उन्हें जमानत मिल गई थी। इसी मामले में सुल्तानपुर के रहने वाले राम प्रताप ने अपने को पक्षकार बनाए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राम प्रताप का पत्र खारिज कर दिया। अब इस मामले में 2 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना होगा। अब यह कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी इस तरह के विवाद में फंसे हो। कुछ महीने पहले तक मोदी सरनेम केस ने भी उन्हें काफी परेशान किया था। उनकी सांसदी तक चली गई थी। अब उस केस में तो राहत मिल गई है, लेकिन ये दूसरी चुनौती उनके सामने आ गई है। आचार्य प्रमोद ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर निशाने पर लिया। लोकसभा चुनाव शुरू होने के कुछ ही महीने पहले कांग्रेस से निष्कासित किए गए प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस को बर्बाद करने में राहुल गांधी को 15 साल लगे हैं, लेकिन विपक्ष को निपटाने में उन्हें 15 महीने भी नहीं लगेंगे। बता दें कि प्रमोद कृष्णम पिछले काफी समय से राहुल गांधी पर अक्सर निशाना साधते रहे हैं और चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के लिए उन्होंने राहुल गांधी को ही जिम्मेदार ठहराया था। आचार्य प्रमोद ने कहा, कांग्रेस को बर्बाद करने में राहुल गांधी को 15 साल लगे हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष को निपटाने में 15 महीने भी नहीं लगेंगे। पूरे विपक्ष को राहुल गांधी का नेतृत्व मुबारक हो। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है। राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष का दर्जा 9 जून 2024 से प्रभावित रहेगा। प्रमोद कृष्णम ने इसी खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बातें कही। बता दें कि कांग्रेस ने अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयान देने के आरोप में आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा था कि अनुशासनहीनता की शिकायत और पार्टी के खिलाफ बार बार बयानबाजी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम अक्सर कांग्रेस की आधिकारिक लाइन से इतर अपने वक्तव्य के लिए जाने जाते थे। उन्होंने राम और राष्ट्र के मुद्दे पर किसी भी तरह का समझौता न करने की बात कही थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट कर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा, देश की जनता को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इंडी गठबंधन के सभी नेताओं का मुझ पर भरोसा जताने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। वीडियो के माध्यम से उन्होंने कहा, मुझे किसी ने पूछा कि मेरे लिए विपक्ष का नेता होने का क्या मतलब है। मैंने कहा, ये आपकी आवाज बनकर आपके हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा संविधान गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों का सबसे बड़ा हथियार है और हम उन पर किए गए हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेंगे। मैं आपका हूँ और आपके लिए ही हूँ।